Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is ईशान अवस्थी and I hope you all are doing great. So यार आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेकेंड बुक का. फर्स्ट बुक हमने पूरी कंप्लीट कर ली है. यू कैन वॉच माई प्ले लिस्ट और आई कैन गिव यू द लिंक ऑन दिस वीडियोज डिस्क्रिप्शन. तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर का भी नाम चेंज हुआ है. पहले इस चैप्टर का नाम था रीसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स, but now it is being changed to Indian politics trends and development. So guys, आज के इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और इनके सब टॉपिक्स भी कवर करेंगे. और गाइज इस चैप्टर में दो नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं जिनको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के. सो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है कंटेक्स्ट ऑफ 1990s. मतलब इंडियन पॉलिटिक्स का सिनेरियो की बात हो रही है. हमने देखा था किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस की डोमिनेंस रही थी पूरे देश में, और उस डोमिनेंस के दौरान कोई पार्टी उसके आसपास भी नहीं आ पा रही थी. हमने देखा किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी थी जो सेकंड आती थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थे और बहुत कम सीट्स ऑक्यूपाई कर रही थी इन कंपैरिजन ऑफ कांग्रेस पार्टी. तो जिसकी वजह से एक एरा बना हुआ था कांग्रेस की डोमिनेंस का. बट 1990s का वो दौर था जब नॉन कांग्रेसिज्म आया. मतलब कि कांग्रेस की जो विक्ट्री हो रही थी, जैसे कि पहले 400 से ज़्यादा सीट्स जीतती थी तो अब 150 सीट्स ही ऑक्यूपाई कर पा रही थी. ऐसा क्यों हो रहा था और वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये डेवलपमेंट्स हुए इंडियन पॉलिटिक्स में, उस कंटेक्स्ट की हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर में, हमारे इस टॉपिक में. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज कंटेक्स्ट ऑफ 1990s. मतलब 1990s में इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा समय था. क्यों था? क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस विटनेस किए गए थे ड्यूरिंग 1989 एंड 1990s एरा. तो वही चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे, वही डेवलपमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट डेवलपमेंट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन. पहला जो डेवलपमेंट था वो इलेक्शन के कंटेक्स्ट में था. मींस 1984 में कांग्रेस आप देख सकते हैं 415 सीट्स की क्लियर मेजॉरिटी से जीती. बट एट द सेम टाइम जब अगले इलेक्शंस हुए 1989 में, तब कांग्रेस सिर्फ 197 सीट्स ही ऑक्यूपाई कर पाई और मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई. तो ये क्या है? कांग्रेस पहली बार इतने कम वोटों से हारी थी. तो ये क्या है? ये एक रिसेंट डेवलपमेंट है. डेमोक्रेसी का एक हमें अच्छा रूप देखने को मिलता है. हालांकि 1991 में फिर से कांग्रेस ने क्लियर मेजॉरिटी बनाकर अपनी पार्टी ले आई थी, बट स्टिल इस एरा को माना जाता है एरा ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म. मतलब जो कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी वो खत्म होती दिख रही थी. अब इसके बाद सेकेंड डेवलपमेंट है इज द राइज ऑफ मंडल इशू. मंडल इशू क्या है? ये क्रीमी लेयर इशू है. मींस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आप देखते हैं, गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स होती हैं उसमें रिजर्वेशन ग्रांट किया जाता है फॉर बैकवर्ड कास्ट. क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको माना जाता है कि वो बहुत पहले से फ्रॉम एंशियंट टाइम दे आर डाउन ट्रॉडन पार्ट ऑफ द सोसाइटी. उन लोग को दबा के रखा गया है, तो उनको एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो उसी टाइम में उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो जल्दी से अपग्रेड हो पाए. तो ये मंडल इशू था. तो जो लोग इसके फेवर में थे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग अगेंस्ट में थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो जिसकी वजह से ये इशू बहुत बड़ा बन गया था 1989 के दौरान में. थर्ड डेवलपमेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991. अब आपने सबने सुन रखा होगा 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे. ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या है कि एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था कंट्री में. एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री थी, हम अभी तक क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे? हम खुद के गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे. सिर्फ हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स में ही ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे. बट 1991 के बाद जब हम ग्लोबलाइज हो गए तो हम पूरे वर्ल्ड के साथ डील करने लगे, ट्रेड करने लगे, मार्केटिंग होने लगी. तो जिसकी वजह से और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, हम और ज़्यादा ग्लोबलाइज कंट्री बन गए. इसके बाद फोर्थ डेवलपमेंट वॉज वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट.
अब इसी दौरान में अयोध्या डिस्प्यूट आ गया। आपने बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट सुना होगा, इसी ईयर इसकी हियरिंग आई है और अयोध्या में राम मंदिर को लैंड ग्रांट कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ा इशू बन रहा था इस समय का। 1990s के दौरान में बहुत सारे दंगे फसाद हुए इसी इशू को लेकर कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद, पहले वहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर था, उसको हटा के बाबरी मस्जिद बना दी गई और अब फिर से कोर्ट के जजमेंट के बाद फिर से वहाँ राम मंदिर की स्थापना हो गई। तो ये इशू भी बहुत बड़ा बन रखा था 1990s के दौरान में। और जो हमारा जो लास्ट इशू है वो क्या है, फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन मई 1991 लीड टू द चेंज इन कांग्रेस लीडरशिप। मीन्स कांग्रेस की लीडरशिप पहली बार चेंज हुई थी बहुत समय बाद। मतलब गांधी परिवार ही रूल कर रहा था ज़्यादातर। आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब गांधी परिवार ही रूल कर रहा था। बट इनके बाद पहला ऐसा लीडर था जो कि कांग्रेस की लीडरशिप में आया था, जो कि थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उनको रूल करने को मिला। सो ये सारे जो डेवलपमेंट्स थे वो देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग 1990s। ये हमारा टॉपिक था। अब हमारा सेकंड जो हम टॉपिक देखेंगे वो है द एरा ऑफ कोलिजन। एरा ऑफ कोलिजन से यहाँ पर बात हो रही है 1990s के दौर की। उस वक्त क्या हुआ था कि मल्टीपल पार्टीज एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी और कोलिजन गवर्नमेंट बना रही थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी में नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई और पार्टी मेजॉरिटी में आई थी, बल्कि सारी पार्टीज एक साथ पार्टी बनाकर पावर में आई थी। तो दिस वॉज दैट टाइम ड्यूरिंग 1990s। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं थ्रू आवर फर्स्ट सब टॉपिक, दैट इज डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। तो ड्यूरिंग 1990s या 1989 के दौर में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो हमें देखने को मिला उसकी डोमिनेंस कम होती दिखी। उसके बाद द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। इसकी वजह से हमें ये कांग्रेस की पार्टी का डोमिनेंस खत्म होता दिखा। सेकेंड, thus began an era of multi-party system. This also means that no single party secured the clear majority in Lok Sabha election since 1989. बट यहाँ पे 1989 के बाद लिखा हुआ है कि कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं आई है, क्योंकि आपकी बुक पुरानी है। अब आप नई बुक में देखेंगे और वही हमारे नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं इस साल बीजेपी के बारे में। बीजेपी ने आपने देखा 2014 में भी क्लियर मेजॉरिटी से पार्टी बनाई थी और अभी 2019 के इलेक्शन में भी क्लियर मेजॉरिटी से बीजेपी ने पार्टी बनाई। सो इस वजह से आपका ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग हो जाता है सिंस 1989। तो दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड द क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा इलेक्शन। 1990s के बाद से लेकर 2014 तक किसी भी पार्टी ने क्लियर मेजॉरिटी गेन नहीं करी, आपस में कोलिजन पार्टी के साथ ही गवर्नमेंट रन करी। हमारा सेकंड सब टॉपिक है अलायंस पॉलिटिक्स। मतलब जो भी गवर्नमेंट बन रही थी ड्यूरिंग 1989, हमने देखा वो अलायंस के थ्रू बन रही थी। डिफरेंट पार्टीज, रीजनल पार्टीज एक साथ जॉइंट सेशन चलाती थी, एक साथ एक रूम में आकर अंडर सेम रूफ इलेक्शन कंटेस्ट करती थी और एक साथ मेजॉरिटी में आती थी। तो चलिए इस टॉपिक में जानते हैं। ड्यूरिंग 1990s मेनी पावरफुल पार्टीज इमर्ज रिप्रेजेंटिंग दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। 1990s के दौरान में आपने देखा कि किस तरह से मंडल कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही थी और मंडल बहुत बड़ा इशू बना हुआ था। तो जिस वजह से जो भी सरकारें प्रमोट करती थी बैकवर्ड क्लासेस को, वो पावर में आ जाती थी, लोग उनको प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे। तो इसकी वजह से वो लोग सब एक जॉइंट मूवमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट या अलायंस पार्टी फॉर्म करते थे। इसके अलावा these party played an important role in United Front government that came in power in 1996. 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट पावर में आई थी और उसी दौरान 13 रीजनल पार्टीज एक साथ मिलकर जिन्होंने हाथ मिलाया था, तब जाकर वो पावर में आ पाई थी यूनाइटेड फ्रंट में। इसके बाद दिस टाइम बीजेपी डिडंट सपोर्ट यूनाइटेड फ्रंट बट कांग्रेस डिड। दिस शोज द अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशंस। अब 1989 में हमने देखा किस तरह से बीजेपी ने यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट किया था पावर में आने के लिए, बट इसी का उल्टा होता है
जब 1996 के इलेक्शन होते हैं तब बीजेपी उसको सपोर्ट नहीं करती, कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है। बट दिस टाइम बीजेपी डिडंट सपोर्ट यूनाइटेड फ्रंट बट कांग्रेस डिड। और कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया? पावर किसको नहीं प्यारी है, कांग्रेस ने पावर के लिए सपोर्ट किया। सब एक साथ अलायंस फॉर्म कर रहे थे पावर में आने के लिए। इसके बाद दिस कोलिशन वाज मेड टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर बट डिडंट सक्सीड फॉर लॉन्ग as but this time BJP didn't support United Front but कांग्रेस did। और कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया? ताकि वो खुद भी सत्ता में या पावर में रह सके। इसके बाद देखेंगे दिस कोलिशन वॉज मेड टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर बट डिडंट सक्सीड फॉर लॉन्ग as BJP consolidated its position in election in 1991 and 1996। ये कोलिजन क्यों बनाया गया था? कि बीजेपी को पावर से बाहर रखा जाए, यूनाइटेड फ्रंट ही गवर्नमेंट बनाए। बट ये बहुत लंबे समय तक पॉसिबल नहीं हो पाया था। और जब 1991 और 1996 के इलेक्शन हुए तब बीजेपी ने अपनी पावर दिखाई, अपनी पोटेंशियल दिखाई। और नॉट ओनली दिस, बीजेपी एक मेजॉरिटी पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी बन गई। इसके बाद thus in this new phase any government could be formed only with the support of many regional parties। और इस फेज में कोई एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी। उसको क्या लग रहा था कि काफ़ी सारी रीजनल पार्टीज का जब उसको सपोर्ट मिलेगा तब जाके वो एक नेशनल पार्टी फॉर्म कर पाएगी या अपनी गवर्नमेंट बना पाएगी। तो ये था हमारा अलायंस पॉलिटिक्स। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब यहाँ पे ओबीसीज की बात हो रही है। मतलब जो एससी और एसटी से हट कर हैं, जिनको भी डाउन ट्रॉडन पार्ट ऑफ सोसाइटी माना गया है सिंस एंशिएंट टाइम्स, उनको भी अपग्रेड करने की किस तरह से पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई और उन पॉलिसीज से पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट पड़ा उसके बारे में हम जानते हैं। One long development of this period was the rise of OBC as a political force। Means 1990s में एक political development ये भी हुआ था कि OBCs बहुत ज़्यादा rise कर गए थे as a political power। इसके बाद these are the community other than SC STs who suffered from educational and social backwardness। जैसा मैंने बताया कि जो सिनेरियो SC STs ने फेस किया था सिमिलर was faced by OBCs। सो इसलिए उनको अपग्रेड करना भी ज़रूरी था और इसलिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई। इसका पहला सब टॉपिक है मंडल इंप्लीमेंटेड। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि मंडल ग्रुप इसलिए फॉर्म हुआ था ताकि जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी है उनको अपग्रेड किया जा सके, उनको रिजर्वेशंस ग्रांट किए जा सकें। तो अब ओबीसीज भी एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस से गुजरा है जस्ट लाइक एससी एंड एसटीज। तो उनके लिए क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1990s में, उसके बारे में जानेंगे। इन 1980s द जनता दल ब्रॉट टुगेदर अ सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप विद द सपोर्ट ऑफ ओबीसीज। मतलब जनता दल जो पार्टी थी उसने सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों को ढूंढा जो कि ओबीसीज को अपग्रेड कराना चाहते थे और उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद the decision of National Front government to implement the recommendation of Mandal Commission further helped in shaping the politics of OBCs। और जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी जिसने 13 रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर अपनी पार्टी बनाई थी, उसने ये डिसीजन लिया कि जो भी मंडल कमीशन बोलेगी उसके रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। अगर वो क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन ग्रांट करना चाहती है, अगर वो बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना चाहती है तो वो मान्य होना चाहिए। जिसकी वजह से जो ओबीसीज थे, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला। इसके बाद इट हेल्प दोज हु वांटेड टू मोबिलाइज दीज ग्रुप्स इन पॉलिटिक्स। तो उन लोगों को रोटियां सेकने का मौका मिल गया जो लोग चाहते थे कि हम इस बैकवर्ड क्लासेस की पॉलिटिक्स खेलें। मतलब आप देखते होंगे ना, आए दिन पॉलिटिक्स होती रहती है, हम डिबेट्स देखते हैं, तो कोई धर्म के नाम पर, कोई कास्ट के नाम पर पॉलिटिक्स करता है। तो उन लोगों की इसमें हेल्प हो गई जो चाहते थे कि वो बैकवर्ड क्लास के बेसिस पे पॉलिटिक्स करें। इसके बाद
These parties claimed that since OBCs constituted a large segment of Indian society, it was only democratic if they get the adequate representation in the administration. तो ये बोला गया कि OBCs लार्ज सेक्शन में प्रेजेंट है इंडिया के कोने कोने में, तो इंडिया की डेमोक्रेसी क्या बोलती है, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल, इक्वल राइट्स फॉर ऑल। जब सबको इक्वल राइट्स मिले तो ओबीसीज क्योंकि डाउन ट्रॉडन और एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्ड क्लासेस माने जाते हैं, तो उनको स्पेसिफिक राइट्स ग्रांट करे, सब्सिडी ग्रांट करी जाए ताकि वो अपग्रेड हो सके, पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना सकें और कंट्री को रन कर सकें, डेवलप हो सकें। तो ये था हमारा टॉपिक मंडल इम्प्लीमेंटेड का। अब हमारा जो सेकेंड सब टॉपिक है और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल फॉल आउट। सो in 1980s, it saw the rise of political organization of Dalits, leading to extrajudicial rights. The Dalits started emerging as in political power. मतलब दलित्स को स्पेशल राइट्स मिलते हैं जिससे कि वो ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, एंड नॉट ओनली दिस, उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन भी ग्रांट होता है, तो जिसकी वजह से उनकी पावर इमर्ज हो रही थी 1980s में। And in 1978, Backward and Minority Classes Employee Federation BAMSEF was formed, और इसी दौरान BAMSEF फॉर्म्ड हुआ था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिजर्वेशन ग्रांट करती है और जो माइनॉरिटीज़ के राइट हैं उसे प्रोटेक्ट करती है। माइनॉरिटीज़ किसे माना जाता है, SC STs को माइनॉरिटी कंट्री में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद this organization took a strong position in favor of बहुजन, SC ST and OBCs। इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से SC STs एंड OBCs को अपग्रेड होने का बहुत अच्छा मौका मिलने लगा, और बहुजन समाज पार्टी भी BAMSEF का ही एक आउटकम है। BAMSEF ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो राइट्स लोगों को मिलने लगे, उनको पता चलने लगा, दे वर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, एंड ड्यू टू विच बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। आपने सुन रखा होगा, बहुत सारी लोकेलिटीज़ में काशीराम एक लोकल मॉन्यूमेंट के तौर पर आपको देखने को मिलता है, कई रोडों का नाम होता है, बिकॉज ही वॉज मार्क्ड एज द लीडर ऑफ SC STs एंड बैकवर्ड क्लासेस, तो इसकी वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी was an outcome under the leadership of Kashiram, and since then BSP has emerged as a major political player in the state। तो तब से ही 1980s के दौर से ही BSP एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गया हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स का। आप देख रहे होंगे अभी कितने सारी पार्टीज एक दूसरे के साथ कोलिजन फॉर्म करना चाहती हैं, BSP भी उसमें से एक पार्टी है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। सो इसी के साथ हमने आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।